हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी प्रो। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे राजस्थान जियोग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक राजस्थान की झीलें। और इसमें हम कवर करेंगे सांबर झील को, जो देश की दूसरी और राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। इसके जियोग्राफिकल कंडीशन क्या है और इसके हिस्टोरिकल कंडीशन क्या है, पर्यटन के रूप में इसकी पहचान क्या है। 2019 में यहाँ पर हज़ारों की संख्या में पक्षी मारे गए थे, वो क्यों मरे थे, इन सभी चीज़ों को जानेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे सांबर झील की बेसिक जानकारी की, इसके बाद में हम इसका पॉइंट वाइज डिस्कशन करेंगे। जयपुर से इसकी दूरी है वो 70 किलोमीटर की है और इसका जो विस्तार है वो जयपुर, नागौर और अजमेर 3 जिलों में फैला हुआ है। और ये भारत की सबसे प्राचीन खारे पानी की झील है और ये भारत के खारे पानी की दूसरी बड़ी झील है। और जो पहली बड़ी झील है वो है चिल्का और ये उड़ीसा राज्य में है। और अंतः प्रवाह की ये सबसे बड़ी झील मानी जाती है क्योंकि इसमें जो भी नदियाँ जल गिराती है वो अंतः प्रवाह क्षेत्र की है। और राजस्थान की ये सबसे बड़ी झील है। इसका अपवाह क्षेत्र 500 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। इसकी लंबाई है 32 किलोमीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो है 3 से 12 किलोमीटर। आकार है इसका वो है आयताकार। अब बात करते हैं इसके ऐतिहासिक परिदृश्य की। सबसे पहले हमें जानकारी मिलती है बिजोलिया शिलालेख के अंदर, और इसका निर्माण किया था चौहान शासक वासुदेव ने। चौहानों की राजधानी सांबर का आसपास का जो क्षेत्र है वो स्पादलक्ष कहलाता है और चौहानों की राजधानी थी छतरपुर, जो नागौर जिले में स्थित है। सांबर झील अकबर की विवाह स्थली भी रही है। 6 फरवरी 1562 को यहाँ पर जोधाबाई हरकाबाई के साथ अकबर का विवाह हुआ था और ये आमेर की राजकुमारी थी और भारमल की पुत्री थी। दादू दयाल ने यहाँ पर प्रथम उपदेश दिए थे और ख्वाजा हिसामुद्दीन चिश्ती का भी संबंध सांबर झील से जोड़ा जाता है। अधिकार क्षेत्र की बात करते हैं तो देखिए, मारवाड़ व जयपुर का संयुक्त रूप से इस पर अधिकार था और इससे पहले मुगलों का अधिकार था, उसके बाद में इनका अधिकार हो गया था। 1709 से 1949 ईस्वी तक इसका कब्जा रहा था और बीच में अंग्रेज़ों ने इस झील को लीज पर लिया था 1817 ईस्वी में और इन्होंने यहाँ पर नमक का प्रोडक्शन किया था। और साथ में इन्होंने एक साल्ट म्यूजियम की भी स्थापना की थी और ये सांबर झील में स्थित है, अंग्रेज़ों द्वारा निर्मित है और ये राजस्थान का एकमात्र साल्ट म्यूजियम भी है। अब बात करते हैं इसके पर्यटन परिदृश्य की। देखिए, यहाँ पर एक देवयानी तीर्थ स्थल है और शाकंभरी माता का मंदिर है, यहाँ पर नालीसर मस्जिद है, यहाँ पर पीके फिल्म की शूटिंग हो चुकी है। रामसर साइट के रूप में भी इसे चिन्हित किया गया है और जिससे पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा मिला है। और साल्ट म्यूजियम की हमने बात कर ली है और ये राजस्थान का एकमात्र साल्ट म्यूजियम भी है। भौगोलिक परिदृश्य की हम बात करते हैं। देखिए, सांबर झील का जो तल है वो प्री अरावली चट्टानों का है और सांबर झील विश्व की सबसे प्राचीन जल विभाजक पर स्थित है। प्राचीन जल विभाजक का मतलब क्या होता है कि जो भी अरावली के जो पर्वत हैं, इसके जो पश्चिम का जो हिस्सा है यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है और इसका जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर इसके पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। एक तो कारण इसका ये है और दूसरा कारण ये है इसकी जो पश्चिम भाग की नदियां हैं वो अरब सागर में जाकर गिरती हैं और इसकी जो पूर्व भाग की जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, इसलिए इसे जल विभाजक कहा जाता है। और इसकी लोकेशन है सबसे प्राचीन जल विभाजक अरावली पर्वत श्रेणी पर। सांबर झील मूलतः प्राकृतिक झील है और हिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि ये कृत्रिम है, परंतु ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इसे प्राकृतिक झील मानेंगे। राजस्थान का उच्चतम बिंदु गुरु शिखर चोटी है और जो सबसे निम्नतम बिंदु है राजस्थान का, सबसे जो नीचे का स्थान है वो है सांबर झील का तल। सांबर झील एशिया का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय नमक उत्पादन क्षेत्र है और यहाँ से जयपुर, फुलेरा, नागौर रेल मार्ग भी गुजरता है। झील में गिरने वाली नदियाँ, इनमें से प्रमुख नदियाँ हैं मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। ये सभी अपना जल गिराती है सांबर झील में और सर्वाधिक नमक बहाकर लाने वाली जो नदी है वो है मेंथा। इस झील की जो श्रेणी है वो है बालसन श्रेणी। पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बालसन कहते हैं, जैसे सांबर झील। इसका मतलब क्या है कि पहाड़ियों से घिरा हुआ एक क्षेत्र है, वहाँ पर आसपास की जो भी नदियाँ होती है, वर्षा का जल होता है वो आकर इसमें मिल जाता है, उस क्षेत्र को फिर बालसन श्रेणी में माना जाता है। और ये झील बालसन झील श्रेणी का एक उदाहरण है सांबर झील। देखिए, देश का जो कुल उत्पादन होता है नमक का, उसका 8.7% केवल ये सांबर झील करती है। और नमक उत्पादन का कार्य कौन करता है? ये करता है सांबर साल्ट लिमिटेड कंपनी और ये एक हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड कंपनी की सहायक कंपनी है। इसमें केंद्र का जो हिस्सा है वो है 60% और राज्य का हिस्सा है 40%। अन्य आपने कई योजनाएं पढ़ी होगी, उनमें भी केंद्र और राज्य का अनुपात दिया होता है। ये आजकल ट्रेंडिंग प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न को आपको हाईलाइट करके बार बार रिवीजन करना चाहिए, पूछे जाते हैं और भूलते भी सबसे ज़्यादा यही है कि केंद्र का कितना है, राज्य का कितना है। सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना 1964 में की गई थी।
यहाँ पर दो प्रकार की विधियों से नमक तैयार होता है, एक है रेस्ता विधि और दूसरी है क्यार विधि। रेस्ता विधि में वायु के प्रवाह से तैयार किया जाता है नमक, और क्यार विधि में क्या होता है कि झील के जल को छोटी छोटी क्यारियों में छोड़ दिया जाता है और इसके बाद में वाष्पोत्सर्जन से जो नमक रह जाता है पीछे उसे इकट्ठा कर लिया जाता है। स्वेडा फ्रूटी और साल्वेडोरा स्पीसीज ये एक वनस्पति होती है और ये क्या करती है, खारे पानी की मात्रा को कम करती है और ये इस झील में पाई जाती है। अगर झील कृत्रिम होती तो इस प्रकार की वनस्पतियाँ इसमें नहीं होती और ये प्राकृतिक रूप से बनी हुई है, इसी कारण इसमें यहाँ पर इस प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती है। अब बात करते हैं रामसर साइट की। देखिए राजस्थान में 2 रामसर साइट हैं और एक है केवलादेव जिसको शामिल किया गया था 1 अक्टूबर 1981 में, और दूसरी है सांबर झील जिसे 23 मार्च 1990 में शामिल किया गया था। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके ये टिप्स पर होने चाहिए दोनों साइट राजस्थान की। राजस्थान में जो वेटलैंड अथॉरिटी है ये 29 नवंबर 2019 को इसका गठन किया गया था और इसका जो अध्यक्ष होता है वो वन पर्यावरण मंत्री होता है और इसमें 20 सदस्य होते हैं। विभिन्न प्रजातियों के पक्षी, देखिए राजहंस का वैज्ञानिक नाम है फ्लेमिंगोज, और कुरंजा पक्षी यहाँ पर विचरण के लिए आते हैं। पेलिकन पक्षी यहाँ पर मिलता है हमें देखने को। काफ़ी यहाँ पर विदेशी पक्षी आते हैं साइबेरिया से, रशिया से। और नवंबर 2019 में क्या हुआ था, एक सबसे बड़ा पक्षी संकट हमें देखने को मिला था। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में पक्षी मारे गए थे और बीमारी बताई गई थी, वो थी एवियन बोटुलिज्म। कुछ रिपोर्ट्स का मानना है कि यहाँ पर इस सांबर झील में केमिकल का रिसाव हो गया था, उसकी वजह से ये पक्षी मारे गए थे। और कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि ये प्राकृतिक रूप से मारे गए थे और इनकी बीमारी थी वो थी एवियन बोटुलिज्म। ये फैल गई थी बड़ी मात्रा में और यहाँ पर बड़ी मात्रा में पक्षी मारे गए थे। और कुछ का कहना है कि यहाँ पर 22,000 पक्षी मारे गए थे और कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं यहाँ पर 50,000 से भी ज़्यादा पक्षी मारे गए थे। जीव तो मारे गए हैं, नुकसान तो हुआ है प्रकृति का, और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे वजह से किसी जीव जंतु की हत्या नहीं होनी चाहिए। एक बात मैं आपको और ऐड कर देता हूँ कि यहाँ पर जितने भी मैंने फैक्ट लिए हैं और इनको सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित किया है, इसी तरह की आपको आगे और भी वीडियो मिलेंगे। और तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।